हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम स्टडी करने वाले हैं वाइटल साइन के बारे में। इसमें हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि वाइटल साइन क्या होता है। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है वाइटल साइन की। तो वाइटल साइन आर द मेजरमेंट ऑफ बॉडी बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी वाइटल साइन एक तरीके का ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से हम बॉडी के बेसिक्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को असेस करते हैं या मेज़र करते हैं या मॉनिटर करते हैं। इसकी मदद से हमें बहुत सारी बेसिक ह्यूमन बॉडी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जैसे कि उसका मतलब हेल्थ स्टेटस क्या है या उसका जो मतलब जो, और ये एक तरीके का मतलब हेल्प करता है प्रोफेशनल हेल्थ केयर असेस के लिए, यानी मतलब कुछ प्रोफेशनल्स भी इसको हेल्थ असेसमेंट करते हैं, मॉनिटर करने में, डिटेक्ट करने में एबनॉर्मलिटी और बॉडी मतलब पेशेंट की कंडीशन पे क्या चेंजेस आ रहे हैं या पेशेंट की बॉडी पे क्या क्या कंडीशंस ख़राब हो रही हैं, वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करने में ये मदद करता है। ये इसके कुछ 4 प्राइमरी वाइटल साइंस होते हैं हमारे, जैसे कि पहला है हमारा बॉडी टेम्परेचर, दूसरा है पल्स रेट या फिर जिसे हम हार्ट रेट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पायरेशन, जिसे हम रेस्पायरेटरी रेट, या ब्लड प्रेशर जिसे हम बीपी भी कहते हैं। जिसमें से बेटा ये 4 तो हमारे नॉर्मली थे, लेकिन अब हम लोग 2 और ऐड ऑन करते हैं, इसमें 2 साइन और ऐड ऑन किए जाते हैं। इसमें से हमारा पहला है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसे हम SpO2 बोलते हैं, और पेन भी हमारा ऐड ऑन हो गया है। तो टोटल 6 वाइटल साइन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो ये चीज़ दर्शाते हैं कि वो व्यक्ति सही है, उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो सही है और वो जीवित है। क्लियर है? जिसमें से हम पहले वाइटल साइन के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा पहला वाइटल साइन है बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? तो बॉडी टेम्परेचर एक तरीके की हीट की डिग्री है जिसे हमारी बॉडी मेंटेन करती है। ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी ये बताता है कि हमारी बॉडी में कितनी हीट का प्रोडक्शन हुआ है और कितनी हीट लॉस हुई है। क्लियर है? इसकी कुछ नॉर्मल रेंज होती हैं, जैसे कि ओरल अगर हम मेज़र करें तो नॉर्मल रेंज हमारी 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस और 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आता है। बाई रेक्टल अगर हम मेज़रमेंट करें तो 37.6 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक आता है। नेक्स्ट हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर नॉर्मली आपका रेक्टल एरिया से आता है। एक्सिलरी से अगर हम टेम्परेचर मेजर करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस या 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर आता है। अगर हम साइट की बात करें कि क्या क्या साइट्स हम मेज़र कर सकते हैं, तो ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल, टेम्पोनिक या टेम्पोरल आर्टरी से हम लोग मेज़र कर सकते हैं बेटा। और जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है हमारा, तो हम लोग डायरेक्टली थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। सॉरी, थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करके बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। फिर बेटा हमारे जो थर्मामीटर होते हैं वो भी 2 तरीके के आते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल, एक होता है मरकरी वाला और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो एक्ट एज़ अ प्रेफरेबल आप लोग कौन सा थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो। फैक्टर इफ़ेक्टिंग क्या है जो बॉडी टेम्परेचर को डायरेक्टली हिट करते हैं? एज हो गया,
जैसे एक्सरसाइज हो गई, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हो गया, या हार्मोनल चेंजेस हैं, या इन्फेक्शन या स्ट्रेस एंड इमोशंस आपके बॉडी टेम्परेचर को हिट करते हैं। एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना, अगर अगर बॉडी टेम्परेचर किसी का एबनॉर्मल हो जाए तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलेगा वो हमें पायरेक्सिया, जिसे हम फीवर के नाम से भी जानते हैं। बेटा सुनो, चाहे आपका बॉडी टेम्परेचर घटे या आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़े, उन दोनों कंडीशंस को ही हम पायरेक्सिया या फीवर बोल देते हैं। यही चीज़ हमारी लिखी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे मतलब हाइपरथर्मिया क्या होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी हमारी बॉडी हीट को लॉस करने की जो एबिलिटी होती है उसको लूज़ कर चुकी होती है, जिसके कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कह देते हैं, सॉरी हाइपरथर्मिया कह देते हैं। और हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला जाए, यानी नीचे चला जाए, या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम चला जाए, उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्स या हार्ट रेट क्या होती है। तो पल्स जो होती है वो एक तरीके का रिदमिक एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिदमिक एक्सपेंशन या कॉन्स्ट्रक्शन होता है आर्टरीज़ का, जो क्रिएट होता है जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो जिसे हम पल्स कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि पल्स इज़ अ रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी प्रोड्यूस बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट कितना होता है। तो नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट हमारा 60 से 100 बीट्स पर मिनट हमारा माना जाता है। कॉमन साइट्स क्या होती हैं, तो बेटा टोटल 9 साइट्स होती हैं, इसमें कुछ कम दी हुई हैं। सबसे पहले आपकी रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पेपिटियल आर्टरी, डॉर्सल पैराडिस आर्टरी या टेम्पोरल आर्टरी। क्लियर है बेटा? ये कुछ आर्टरीज़ हैं कॉमन, जहाँ से आप पल्स मेज़र कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पल्स के, तो सबसे पहले हम मेज़र करते हैं रेट की, नंबर ऑफ बीट पर मिनट, यानी जो हम मतलब हम कितने मिनट में कितनी बार बीट, 1 मिनट में कितनी बार बीट आ रही है। क्लियर है? तो आपका नॉर्मल, अगर बुक की लैंग्वेज में देखें तो 72 बीट पर मिनट आपकी नॉर्मल रेट होती है पल्स रेट की। लेकिन काफ़ी सारी बुकों में आपको 60 से 100 के बीच में भी मिल जाएगा, ये भी हम नॉर्मल ही मानते हैं। रिदम क्या होती है, जो रेगुलैरिटी होती है हार्ट बीट की, वो हमारी रिदम कहलाती है। और जो मतलब हमारे वॉल्यूम क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, तो जो स्ट्रेंथ होती है हमारी एक हार्ट रेट से दूसरी हार्ट रेट के बीच की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम वॉल्यूम बोल देते हैं। और टेंशन क्या होता है, जो आर्टरी पे प्रेशर जनरेट होता है, जो मतलब रेजिस्टेंस मतलब आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमारा टेंशन कहला देता है। एबनॉर्मल पल्स की अगर हम बात करें, अगर हमारी पल्स रेट एबनॉर्मल हो जाएगी तो हमें ये 3 कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से हमारी पहली कंडीशन है ट्रैकीकार्डिया, जिसमें हमारी हार्ट रेट जो होगी वो 100 बीट पर मिनट से भी अबव चली जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी ब्रैडीकार्डिया, जिसमें हमारी हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से भी नीचे आ जाएगी। और एरिथ्रीमिया, जिसमें हमारी हार्ट रिदम इनरेगुलर हो जाएगी। फैक्टर इफेक्टिंग क्या है पल्स के, तो अगर एक्सरसाइज, फीवर, पेन, स्ट्रेस या मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं कि हमारी पल्स रेट डिस्टर्ब हो जाए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन क्या होता है। तो रेस्पायरेशन एक तरीके की ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें हम O2 को इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और CO2 को एक्सहेल करते हैं, यानी O2 को इनहेल करेंगे और CO2 को एक्सहेल करेंगे। क्लियर है बेटा? इसमें हमारी नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट जो होती है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी रेट होती है कि पर मिनट आप कितनी ब्रीथ कर रहे हो। रिदम वही हार्ट वाली सेम है कि रेगुलरिटी क्या है, डेप्थ मतलब गहराई क्या, आप कितनी गहरी यानी कितनी गहरी सांस ले रहे हो, ये आपकी डेप्थ कहलाएगी। मतलब आपने गहरी सांस ली और गहरी सांस छोड़ी, ये कंडीशन आपकी डेप्थ कह रही है। और एफर्ट क्या होता है कि जब आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही हो उस दौरान आप ब्रीथिंग करने के लिए क्या एफ़र्ट लगा रहे हो, वो चीज़ें आपकी एफ़र्ट कहलाएंगी। जब आपकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जनरेट हो जाए या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। क्लियर है। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें हम नॉर्मल ब्रीथिंग को यूपनिया बोल देते हैं। यूपनिया का मतलब होता है नॉर्मल ब्रीथ, जिसमें आपकी 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट आ जाती है। ट्रैकिपनिया जिसमें आपकी 20 ब्रीथ से भी अबव चली जाती है, और ब्रेडिपनिया जिसमें आपकी 12 ब्रीथ से लो चली जाती है, स्लो रेंज हो जाती है। क्लियर है। और एपनिया क्या होता है, आपका नॉर्मल ही मतलब ब्रीथिंग बंद हो जाती है। और डिस्पनिया मतलब ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी महसूस होना। फैक्टर इफेक्टिंग क्या है जो आपके ब्रीथिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज, फीवर, एंजाइटी, पेन, लंग डिसीज़ और मेडिकेशन, ये आपके फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं रिस्पायरेशन को जो नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ये आपका चौथा वाइटल साइन है बेटा। इसकी डेफिनेशन होती है ब्लड प्रेशर मतलब एक ब्लड प्रेशर नॉर्मल, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है कि जब ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज़ के अंदर, तो वो मतलब आर्टरीज़ के अंदर भी एक फ़ोर्स जनरेट होता है, किसके अगेंस्ट, वॉल्स के, आर्टरी के वॉल्स के अगेंस्ट। यानी मान लीजिए ये आपकी आर्टरीज़ है, इसके अंदर ये ब्लड जनरेट बह रहा है, तो जो इन वॉल्स में जो प्रेशर जनरेट होगा, क्लियर है, यानी जो प्रेशर जनरेट होगा ब्लड फ्लो में, वो आपका ब्लड प्रेशर कहलाएगा। तो ब्लड प्रेशर बेटा आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा हार्ट पंप करता है यानी एक बार लव की साउंड आती है और एक बार डब की साउंड आती है, क्लियर, यही साउंड होती है। तो सिस्टोलिक प्रेशर आप लोग को पता होगा कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कंडीशन पे हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो हमारा प्रेशर हार्ट के रिलैक्सेशन के बाद लगता है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर की, 120 से 80 mmHg। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल हमारा अगर लेस देन 120/80 mmHg है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर एलिवेट यानी बढ़ेगा तो क्या माना, कितना बढ़ सकता है, बढ़े की कंडीशन क्या होगी, तो 120 से 129 तक सिस्टोलिक वाला, और डायस्टोलिक अगर आपका 80 से कम हो रहा है तो आपका एलिवेटेड माना जाएगा। अरे सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे बेटा आपका बॉडी टेम्परेचर 120/80 mmHg है, जिसमें से आपका सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक हो गया। तो बेटा अगर ऊपर वाला टेम्परेचर 130 है और नीचे वाला टेम्परेचर 70 है तो ये टेम्परेचर भी नॉर्मल ही माना जाएगा, ये ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि अगर -10 नीचे है तो +10 ऊपर है। इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। थोड़ा सा वर्ड्स में कंफ्यूजन है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी मैं आपको जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है 170/70। क्लियर है बेटा। तो ये टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ माना जाएगा, क्योंकि ऊपर भी अप है और नीचे घटा हुआ है। क्लियर है। ऊपर कितना बढ़ा हुआ है, मान लो 70 में 20 माइनस किए तो कितना आया,
कितना है बेटा, यानी ऊपर 50 का अंतर आ रहा है और नीचे 10 का अंतर आ रहा है। तो ऊपर नीचे इक्वल नहीं है, जिसके कारण ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्लियर है बेटा। और अगर हम इसी में कोई अनदर एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए आप आपका ब्लड प्रेशर आपका मान लीजिए 190 है और नीचे का 110 है। तो बताइए ये टेम्परेचर बढ़ा होगा या घटा होगा। तो ये टेम्परेचर बेटा आपका, देखो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ऊपर आपका 120 होता है, यानी कितना कम है, तो ऊपर 30 का अंतर आ रहा है और नीचे कितना बढ़ा हुआ है, नीचे नॉर्मल 80 होता है, तो 90 110, तो नीचे भी 30 आ रहा है। तो ये टेम्परेचर भी ये ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल ही माना जाएगा। क्लियर है। तो हम इस तरीके से मेज़र आउट कर लेते हैं कि कब हमारा ब्लड प्रेशर घट रहा है, कब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला यानी ऊपर वाला 130 से 139 के बीच में है और नीचे वाला 80 से 89 के बीच में है, तो आपका हाइपरटेंशन यानी यहाँ पे बीपी बढ़ रहा है ना बेटा। देखो ऊपर आपका 10 का इफ़ेक्ट आ रहा है और नीचे आपका 10 का इफ़ेक्ट आ रहा है, यानी नॉर्मल है, बट नॉर्मल रेंज से तो थोड़ा सा ज़्यादा है या नहीं है, यानी यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी अप है और यहाँ भी अप है, तो ये स्टेज फर्स्ट मानी जाएगी। और अगर यहाँ पे 140 से एबव हो रहा है सिस्टोलिक भी और नीचे वाला भी 90 से एबव हो रहा है, तो ये भी आपका इस हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड माना जाएगा, यानी आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कॉज कर गया है। और हाइपोटेंशन कब माना जाएगा, मान लो ये आपका जब 90/60 से बीपी लो चला जाएगा। क्लियर है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, फैक्टर इफेक्टिंग कौन से फैक्टर इफेक्टिंग है, तो बेटा ये जैसे एज, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ओबेसिटी, डाइट, स्मोकिंग या आपका मतलब मेडिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करते हैं कि आपको बीपी कॉज हो सकता है। इक्विपमेंट्स कौन से हम यूज़ करते हैं बीपी, और जैसे कि हमारा बीपी ऑपरेटर्स बोल देते हैं हम लोग, तो इसी को हम स्फेग्नोमैनोमीटर भी बोलते हैं और स्टेथोस्कोप भी यूज़ करते हैं आर्टरी को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट हमारा वाइटल साइन है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसे हम SpO2 बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारा ब्लड कितने परसेंट ऑक्सीजन कैरी करके हमारी पूरी बॉडी पे सप्लाई कर रहा है, वो कंडीशन हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन के अंदर आ जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 95% से 100% होती है। नेक्स्ट इसको मेज़र करने का जो टूल होता है उसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। और अगर 90% से कम ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी SpO2 लेवल, तो ये कंडीशन हमारी हाइपोक्सीमिया, जिसमें यानी ऑक्सीजन टेम्परेचर लो इन ब्लड की बोलते हैं, तो हाइपोक्सीमिया कॉज कर गया है और हमें तुरंत ही मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है पेन असेसमेंट, जिसमें जो अनप्लीजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएट होता है आपके एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज होने पे, वो हमारा पेन कहलाता है। पेन हम लोग स्केल की मदद से मेज़र करते हैं, जिसे हम NRS यानी न्यूमेरिक रेटिंग स्केल बोलते हैं। इस स्केल का नाम बेटा याद रखना है आप लोग को। अगर आपका नंबर 0 आता है तो आपको पेन नहीं हो रहा, अगर 1 से 3 आता है तो वो माइल्ड पेन है, और अगर 4 से 6 आता है तो मॉडरेट, और 7 से 10 आता है तो सीवियर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, तो 0 से 10 की नॉर्मल रेंज होती है NRS स्केल की। क्लियर है। इम्पॉर्टेंस क्या है बेटा वाइटल साइन के, तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को एसेस करने में मदद करता है, डिटेक्ट करता है कि आपको कहीं अर्ली इलनेस तो कॉज नहीं हो रही, ये आपको मॉनिटर करता है, आपके ट्रीटमेंट को मतलब रिस्पॉन्स को मॉनिटर करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, गाइड करता है ये आपको क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग लेने में, और आइडेंटिफाई मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है उसके बारे में आइडेंटिफाई करता है। अगर इसकी एलिवेटेड है तो अगर रिकवरी मतलब
इसको हम रिकवरी, इसकी मदद से रिकवरी और प्रोग्रेस भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रोवाइड करता है ये बेसिक लाइन डाटा पेशेंट केयर में। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वाइटल साइन मेज़र करते हुए हमें क्लीन और फंक्शनिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ करना होता है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट का, बेटा वही हर सब में सेम ही होता है। तो इंश्योर करना होता है कि जब हम वाइटल साइन ले रहे हैं पेशेंट कंफर्टेबल है और उसकी प्राइवेसी का भी प्रॉपर मेंटेन करना होता है, मेज़र करना होता है जो भी हम डाटा ले रहे हैं उसकी बॉडी से निकल के आ रहा है वो एक्यूरेट हो और सिस्टमैटिकली अरेंज, मतलब सिस्टमैटिकली हो, रिकॉर्ड में उसको उसकी जो रिकॉर्ड फाइंडिंग जो भी आ रही है उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है अगर उसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग आ रही है, और कंपेयर करना है उसकी करंट रीडिंग को और प्रीवियस वैल्यू को कि कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको वाइटल साइन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।